The following balance sheet of Bhavesh and Chandra, who shares profits and losses in the ratio 3:1. So their old ratio is 3:1. As at 31st March 2018 was as under. So the balance sheet is given to us. First we have creditors. Creditors हमें पता है, creditors जाता है liability side में. Then we have workman compensation reserve. अब मैंने डियर स्टूडेंट्स क्या बोला था, कोई भी रिजर्व आया तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का ये बोला था मैंने, लेकिन ये जो रिजर्व है ये पार्टनर्स को नहीं देना है. द रीजन बीन दिस रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर वर्कमैन, यानी लेबर्स के लिए, वर्कमैन्स के लिए ये रिजर्व क्रिएट किया है. तो ये रिजर्व का जो भी 30,000 है ये पार्टनर्स आपस में नहीं बांटेंगे, ये वर्कमैन के लिए रिजर्व क्रिएट किया है, तो ये वर्कमैन के लिए ही रखा जाएगा. So these reserves are not to be distributed among the partners. This is not your general reserve. This is a reserve open for a specific purpose, that is for workman to be given compensation. और इसीलिए ये रिजर्व में जो भी 30,000 है ये पार्टनर्स में हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम लायबिलिटी साइड में ही जैसा है वैसा लिखने वाले हैं. So dear sir, this reserve will continue in the balance sheet even after admission of the new partner. तो एडमिशन से पहले भी ये रिजर्व था, एडमिशन के बाद भी ये रिजर्व रहने वाला है, क्योंकि एडमिशन के पहले भी आपके पास वर्कर्स है और एडमिशन के बाद भी आपके पास वर्कर्स तो रहने वाले हैं, इसीलिए रिजर्व बना रहेगा. इज दैट क्लियर? लेकिन जनरल रिजर्व जो क्रिएट किया है ये जनरल पर्पस का रिजर्व है, ये एडमिशन के बाद रखने का कोई जरूरत नहीं है. ये रिजर्व को हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व्स अमंग द पार्टनर. So this is partners capital account, credit side में we are going to distribute this reserve. So any reserve which is open for general purposes, dear student, that will be distributed among the partners whenever there is an admission of a partner. I hope this is clear. बराबर? Then भावेश का और चंद्रा का कैपिटल ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम लायबिलिटी साइड पढ़ रहे हैं. So ये बैलेंस शीट है, एक्चुअली यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, ये लायबिलिटीज है और ये एसेट्स है. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू द एसेट साइड, सबसे पहला बैंक बैलेंस है. हमें पता है बैंक बैलेंस का हम अकाउंट ओपन करते हैं, सो दिस विल गो टू इट्स अकाउंट. देन डेटर्स लेस प्रोविजन, प्रोविजन मतलब अपना आरडीडी है, एग्जैक्टली. सो डेटर लेस प्रोविजन ये हम लिखने वाले हैं एसेट साइड में. देन बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, स्टॉक एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट. अब डियर स्टूडेंट गुडविल आया है, लास्ट सम में भी गुडविल आया था. लास्ट सम में जब गुडविल आया था हमने गुडविल को क्या किया था, एसेट में लिखा था. आई होप यू आर रिमेंबरिंग, हमने गुडविल को एसेट में लिखा था. ठीक है. क्यों लिखा था, क्योंकि लास्ट सम में गुडविल आया था, मतलब गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी था और न्यू पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा था. इज दैट क्लियर? बट ये सम में व्हाट द थिंग इज, गुडविल इज ऑलरेडी इन द बैलेंस शीट but new partner is bringing goodwill. देखो आलिया should bring 20,000 as her share of goodwill. तो आलिया is a new partner and she is going to bring goodwill of 20,000, यानी वो goodwill लेके आने वाली है. तो dear students अब क्या करना है, तो अब जो ये पुराना goodwill है ना, ये जो पुराना goodwill बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको हमें रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आलिया नया goodwill लेके आने वाली है 20,000 का. So do remember dear student, अगर बैलेंस शीट में goodwill है और अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रही है तो हमें वो पुराना गुडविल रखने की कोई जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये गुडविल को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और ये एसेट चल रहा है, इसीलिए हम डेबिट में लिखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. आई होप दिस इज क्लियर. सो डियर स्टूडेंट लास्ट सम में और ये सम में हमने अलग अलग एंट्रीज पास किया है गुडविल का. लास्ट सम में भी बैलेंस शीट में गुडविल था. ओके तो लास्ट सम में क्या था, यहां पे एक बार मेंशन करता हूं. लास्ट सम में गुडविल ये बैलेंस शीट में था, एग्जैक्टली. एंड न्यू पार्टनर was not going to bring goodwill. बराबर है. सो गुडविल बैलेंस शीट में था और न्यू पार्टनर वाज नॉट गोइंग टू ब्रिंग गुडविल. तो ऐसे टाइम पे ये जब कॉम्बिनेशन आएगा, बैलेंस शीट में गुडविल रहेगा और नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, ऐसे जब कॉम्बिनेशन रहेगा तो हम गुडविल को क्या करेंगे, गुडविल को हम एसेट साइड में लेके जाएंगे.
दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट सम. So goodwill was to be taken to asset side ताकि हम उसको revaluation कर पाए. Exactly, this is what is been done in the last sum. अब ये सम में क्या है, ये सम में सिचुएशन देखो, ये सम में सिचुएशन कुछ इस तरीके से है. In the current sum, goodwill is there in the balance sheet. So current sum में goodwill is there in the balance sheet. और न्यू पार्टनर जो है ब्रिंग्स गुडविल इन कैश. तो ऐसे टाइम पे ऐसा सिचुएशन अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम जो बैलेंस शीट वाला गुडविल है, गुडविल इन बैलेंस शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners. I hope this is clear. Okay, so dear, so you have to understand there are two ways wherein balance sheet में goodwill है. लास्ट समय बैलेंस शीट में गुडविल था लेकिन वहां पे कैश में नहीं लेके आ रहे थे नया पार्टनर गुडविल, इसीलिए हमने जो पुराना गुडविल है उसको कंटिन्यू रखा एसेट में. ये सब में बैलेंस शीट में गुडविल था लेकिन नया पार्टनर न्यू गुडविल लेके आ रहा है, इसीलिए जो पुराना गुडविल है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज गुडविल इन दिस सम इज कंसर्न. आई होप द थिंग इज क्लियर. ठीक है. देन Alia was admitted. So the new partner name is Alia was admitted on 1st April 2018 for 1/5 share. तो Alia को हम 1/5 share देने वाले हैं on the following terms. Alia shall bring 20,000 as her goodwill. तो वो तो हमने देखा Alia goodwill लेके आ रही है कैश में. So goodwill is brought in cash. और कुछ नहीं बोला है मतलब वो retained है. ठीक है. And this is important. ये बहुत important point है ये सम में. And necessary amount of her share of capital in cash. तो डियर स्टूडेंट ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये एडजस्टमेंट है. क्या है ये एडजस्टमेंट? उन्होंने बोला है आलिया 20,000 गुडविल लेके आएगी और आलिया नेसेसरी अमाउंट लेके आएगी कैपिटल का. अब ये कैपिटल का अमाउंट कितना लाने वाली है वो हमको नहीं दिया है. सो दैट इज क्वेश्चन मार्क फॉर अस. वी हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट. शी विल बी ब्रिंगिंग द नेसेसरी अमाउंट इन कैश. आज तक जो भी सम हमने किया था वहां पे न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आने वाला है दैट वाज क्लियरली बीन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. बट इन दिस सम द कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज मिसिंग एंड दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट एज फार एज दिस सम इज कंसर्न. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये सम का. ठीक है. आगे Annu, an old partner whose account was written off as bad. तो bad debts already हमने रखा था वो पार्टनर को. Has paid ₹400 in cash in full settlement of his dues. ठीक है. तो जिनका अकाउंट हमने bad debts बोल के रखा था उन्होंने हमको ₹400 दे दिया. तो इनका क्या करना ये हम सम सॉल्व करते समय देखेंगे. ठीक है. The market value of land and building be taken as 40,000. So market value of land and building be taken as 40,000. यानी there is a revaluation of land and building. फिर compensation, the workman compensation reserve is to be increased by 10,000. So compensation reserve के ऊपर भी adjustment है, revaluation करना है. यानी 30,000 था तो हमको admission के बाद बढ़ा के उसे 40,000 यानी 10,000 बढ़ाना है, 40,000 करना है. ठीक है, वो हम करेंगे. Then unaccounted का मतलब होता है unrecorded. Is that clear? Unaccounted means unrecorded. So this is an unrecorded thing. Unrecorded accrued income of ₹200 to be accounted for. यानी ये unaccounted को हमें admission के टाइम पे record करना है. So we will be recording this entry. ठीक है. And last में हमारा again favorite adjustment. The capital of all the partners are to be in new profit sharing ratio. यानी capital adjustment करना है. So this is capital adjustment का working. Capital adjustment करने बोला है. Taking old partners total capital as base after adjustment. फिर actual cash is to be paid off or brought in by the partners for adjusting their capital. This is what they have asked us to do. वो हम देखेंगे actually यहाँ पे करना क्या है वो हम while closing the capital account ही देख सकते हैं.
So prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after Alia's admission. So this is what they have asked us to do. ठीक है? So let's first begin with the posting part. So posting में सबसे पहले हमें दिया है क्रेडिटर्स. हम लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग पहले शुरू करेंगे. क्रेडिटर्स 20,000 और वो लायबिलिटी साइड में जाएगा. उसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है. So I'm going to straight away take to the liability. Creditors 20,000 outer column में. So I'm straight away taking it to the liability side outer column. ठीक है? Creditors के बाद next item is workman compensation reserve. वो भी liability side में जाएगा लेकिन उसके ऊपर एक टिक मार्क है. So workman compensation reserve 30,000 का, but we have a tick mark on it. $30,000, but we have a tick mark on it. तो हम एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. Is that clear? This is workman compensation. Then after that we have general reserve, और जनरल रिजर्व हमें पार्टनर्स में बांटना है. 24,000 का जनरल रिजर्व है, हम पार्टनर्स में बांटेंगे, लेकिन वो हम सेकंड लाइन में बांटेंगे. उससे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे. तो भावेश का बैलेंस कितना है, 32,000 का है, और चंद्रा का बैलेंस कितना है, 28,000 का है. तो बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द पार्टनर, हम पहले पार्टनर का बैलेंस लेके आएंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो भावेश का बैलेंस है 32,000 का, चंद्रा का 28,000. So 32,000 and 28,000. ठीक है? देन उसके बाद हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय जनरल रिजर्व. So we know how to distribute general reserve. कितने का जनरल रिजर्व है, 24,000 का है, and we have to distribute that general reserve. उसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा. चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, पहला वर्किंग नोट. The name of the partners are Bhavesh and Chandra. So we have a general reserve of 24,000 to be distributed. So 24,000 का जनरल रिजर्व है, हमें दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड लेट अस सी द रेशियो. ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओल्ड रेशियो इज 3:1. ठीक है? तो हम 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जनरल रिजर्व को. सो ओल्ड रेशियो इज 3:1. तो चलो चंद्रा को, भावेश को मिलेगा 3/4 एंड चंद्रा को मिलेगा 1/4. ठीक है? सो 4 से पहले डिवाइड करते हैं. 4 1 जा 4 6 जा 24. तो ये 6,000 हो जाएगा. ठीक है? और यहाँ पे भी ये 6,000 हो जाएगा 4 से डिवाइड होने के बाद. तो 6,000 इंटू 3 विल बी 18,000 and 6,000 into 1 will be 6,000. So the distribution is 18,000 and 6,000. Is that clear? और total 24,000 बराबर आ रहा है. तो चलो 18,000 and 6,000 is the distribution of general reserve. हम भावेश को 18,000 क्रेडिट करेंगे और चंद्रा को 6,000 क्रेडिट करेंगे. This is what general reserve का distribution is. ठीक है? उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद हमने भावेश का कैपिटल और चंद्रा का कैपिटल भी लिख लिया है. हमारा लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ. देन लेट्स गो ऑन पोस्टिंग फॉर एसेट साइड. एसेट साइड में सबसे पहला बैंक अकाउंट है एंड वी हैव 20,000 इन द बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन and we have 20,000 in our bank account. So 20,000. I hope this is clear. ठीक है? Then उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स लेस आरडीडी. हमें पता है हम डेटर्स और आरडीडी रहेगा तो इसी तरीके से हम एंट्री करते हैं और कोई टिक मार्क भी नहीं है देखो डेटर्स और आरडीडी पे. ठीक है? तो हम वैसे का वैसे एंट्री करके आउटर कॉलम में डालेंगे. डेटर्स लेस प्रोविजन 1,000 का प्रोविजन है और 13,000 का डेटर्स है. सो आई एम राइटिंग इन द बैलेंस शीट डेटर्स 13,000 लेस प्रोविजन
1000 and outer column में the debtor is going to be 12,000. So there is no adjustment on debtor, so I'm going to write debtors as it is. Then after debtors we have bills receivable. Bills receivable 10,000 का है, so I'm going to write bills receivable as it is 10,000. चलो bills receivable पे भी कोई adjustment नहीं है. 10,000 आउटर कॉलम में, ठीक है. बिल्स रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट आइटम है स्टॉक. स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो आई एम गोइंग टू राइट स्टॉक एट 20,000 आउटर कॉलम. स्टॉक 20,000 आउटर कॉलम में, ठीक है. अब स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम कौन सा है? स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 का है, सो आई एम गोइंग टू राइट लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, बट आई हैव गॉट अ टिक मार्क ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, सो लैंड एंड बिल्डिंग लिखता हूं. लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, बट आई एम गोइंग टू राइट इट इन द इनर कॉलम क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क है, ठीक है, और एडजस्टमेंट के लिए जगह रख रहा हूं मैं. आई होप दिस इज क्लियर. देन आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव गुडविल. अब हमने देखा है ये गुडविल को हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो 42,000 का गुडविल है, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, बराबर है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल, क्योंकि वो एसेट साइड में है इसलिए यहाँ पे डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. टू गुडविल 42,000 का गुडविल हमें भावेश और चंद्रा में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो चलो आलिया को कुछ नहीं मिलेगा तो आलिया को डैश डाल दे रहा हूं. सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट गुडविल. तो सेकंड वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल appearing in balance sheet. Again in the ratio 3:1 में, ठीक है. चलो तो भावेश एंड चंद्रा 42,000 is the value of goodwill into 3/4 into 1/4. Is that clear? So this will be 42,000 divided by 4. तो 42,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10,500 और यहाँ पे भी 10,500, फिर 10,500 इंटू 3 करेंगे तो भावेश को गुडविल डेबिट हो रहा है 31,500 से एंड चंद्रा को 10,500. टोटल करेंगे तो बराबर 42,000 ही आने वाला है. So it is 31,500 and 10,500. That is what the distribution of goodwill is. So 31,500 to Bhavesh and 10,500 is the goodwill debited to Chandra. I hope this is clear. यहां तक हमारा पोस्टिंग हो चुका है. अब हम पोस्टिंग के बाद एडजस्टमेंट में जा रहे हैं. सबसे पहला एडजस्टमेंट, आलिया इज गोइंग टू ब्रिंग गुडविल इन कैश. तो ये कौन सा वाला एडजस्टमेंट है? गुडविल ब्रॉट इन कैश. और विड्रॉ के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन. और गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन के कितने एंट्रीज होते हैं? 2 एंट्रीज और 4 इफेक्ट. ओके, सो 4 इफेक्ट्स हमें पास करने हैं एज फार एज लेजर अकाउंट्स आर कंसर्न. ठीक है, सो जो 2 जर्नल एंट्रीज है और 4 इफेक्ट्स पास करते हैं. चलो पहला इफेक्ट, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश 20,000 का. सो पहला इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट में, टू गुडविल. डेबिट साइड में आएगा टू गुडविल, 20,000 का गुडविल इज व्हाट आई ब्रिंग. और इसका सेकंड इफेक्ट आएगा गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक 20,000. ये सेकंड इफेक्ट है. सो दिस इज योर फर्स्ट इफेक्ट, दिस इज योर सेकंड इफेक्ट. जैसे सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में डाला उसका थर्ड इफेक्ट डेबिट में आएगा टू ओल्ड पार्टनर्स. this is going to be your third effect. ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा एंड ओल्ड पार्टनर्स है भावेश एंड चंद्रा and you are going to distribute it in sacrifice ratio. As you know, goodwill is to be distributed in sacrifice ratio. लेकिन ये सब में उन्होंने हमें न्यू रेशियो नहीं दिया है. तो आपको पता है जब भी न्यू रेशियो नहीं देते हैं, sacrificing ratio and old ratio and the same. So the same ratio we are going to use, that is 3:1. ठीक है. So चलो 20,000 का गुडविल को वापस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो यहाँ पे वापस एक बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल आया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल
ब्रॉट इन कैश, वो गुडविल था अपियरिंग बैलेंस शीट, ये गुडविल है ब्रॉट इन कैश. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, ये भी 3:1 में ही होगा बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो विल बी सेम एज फार एज दिस सम इज कंसर्न. सो भावेश एंड चंद्रा 20,000 into 3/4 and 20,000 into 1/4. तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 5 20, ये 5,000 आ रहा है, यहाँ पे भी 5,000 आएगा. So the distribution is going to be 15,000 and 5,000 ones are 5,000. So this is the distribution of 20,000 between Bhavesh and Chandra is 15,000 and 5,000. ठीक है. So we will be crediting Bhavesh with 50,000 and Chandra with 5,000. ठीक है. ये आया दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20,000. जैसे ये थर्ड इफेक्ट हुआ, फोर्थ इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में. सो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय गुडविल 15,000 एंड 5,000. ठीक है. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स. आई होप थिंग्स आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट. ठीक है. और ये आपका फोर्थ इफेक्ट हो गया. एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ही इफेक्ट आएगा बिकॉज गुडविल रिटेन किया है. अगर गुडविल विड्रॉ करते थे तो 5th और 6th इफेक्ट भी आता था, वो यहाँ पे नहीं आने वाला है. ठीक है. देन Annu, an old partner whose account was written off as bad, has paid ₹400 in cash in full settlement of her dues. मतलब क्या है, अन्नू करके कोई तो एक कस्टमर थी जिसका अकाउंट हमने पहले बैड डेट्स बोला था, यानी वो पैसा नहीं देगी ऐसा सोच के हमने उसका अकाउंट को बैड डेट्स रख दिया था. ठीक है. अब उसने क्या किया, उसने हमको लाके ₹400 दे दिया. तो डियर स्टूडेंट, ऐसा एंट्री को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बैड डेट रिकवर्ड. यहाँ पे बैड डेट रिकवर हुआ है, और अगर बैड डेट रिकवर हुआ तो ये 400 का 400 पूरा हमारा फायदा है. क्यों? क्योंकि पहले हमने ये नहीं मिलेगा ये सोच के लॉस बुक कर लिया था, और आज ये पूरा मिल गया तो पूरा 400 हमारा फायदा है. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू बुक? वी आर गोइंग टू बुक द होल ऑफ 400 एज आवर गेन. ठीक है. तो सबसे पहला तो याद रखना, अन्नू ने हमको पेमेंट किया है, पैसा हमको मिला है. सो फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू गो इन बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 2, इसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज बैड डेट रिकवर्ड. मतलब जब भी कभी कभी हम बैड डेट्स करते हैं, ऐसा सोच के वो पर्सन नहीं पे करेगा, लेकिन वो पर्सन 1 साल के बाद या 2 साल के बाद लाके हमको पैसा पे कर देता है. तो ऐसा जब पैसा हमें मिलेगा बिजनेस में, तो ये पूरा का पूरा अपना गेन है, याद रखना. सो टू बैड डेट्स रिकवर्ड, 400 का बैड डेट रिकवर हुआ है तो 400 रुपया आया बैंक अकाउंट में, और ये पूरा का पूरा 400 हमारा गेन है. इसीलिए इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैड डेट्स रिकवर्ड. $400. So full 400 is our gain. याद रखना, ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है, इसका हमारे बैलेंस शीट के डेटर्स और प्रोविजन से कोई रिलेशनशिप नहीं है. Is that clear? So this 400 which is recovered is not to be related to this year's bad debtors or this year provision. ये याद रखना, ये पहले का कभी का बैड डेट्स है, तो ये साल के डेटर्स को कुछ भी इफेक्ट नहीं करना है हमें, इतना हमें याद रखना है. ठीक है. Then further, bad debts recover के बाद the market value of land and building be taken as 40,000. चलो land and building को 40,000 करना है. ठीक है. land and building 30,000 है, so उसे 40,000 करेंगे हम. So I'm going to write 40,000 in the outer column, और 40,000 करने के लिए I'm going to appreciate it by 10,000. I hope this is clear. ठीक है. और कोई भी एसेट एप्रिशिएशन हमारा फायदा है, इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग. 10,000 का एप्रिसिएशन किया है. दिस इज द सेकंड इफेक्ट फॉर दैट 10,000. आई होप दिस इज क्लियर. उसके बाद उन्होंने कहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को 10,000 से इंक्रीज करो. टू बी इंक्रीज बाय बोला है, बाय बोला है मतलब उतना बढ़ाना है.
टू 10,000 बोला नहीं है, बाय 10,000 बोला है, तो हमें 10,000 से बढ़ाना है। सो ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को 10,000 से बढ़ाते हैं, तो इधर लिखते हैं प्लस इंक्रीज। सो लेट्स इंक्रीज इट बाय 10,000, और 10,000 से इंक्रीज करेंगे तो 40,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ा है, और लायबिलिटी बढ़ा तो हमारे लिए नुकसान है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम है जिसे हमें रिकॉर्ड करना है। अब डियर स्टूडेंट, ये अनरिकॉर्डेड क्या है? एक्रूड इनकम, इनकम अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, सो दिस इज अनरिकॉर्डेड एसेट बोलेंगे हम उसे। सो अनरिकॉर्डेड इनकम है, इसीलिए हम उसे एसेट कहेंगे। सो दिस इज एन एक्रूड इनकम। ठीक है, तो चलो एसेट साइड में जाके मैं एक्रूड इनकम को बुक कर रहा हूं। एक्रूड इनकम 200 का, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल इनकम। सो 200 का कोई तो रिसीवेबल है जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो रिसीवेबल होने के कारण और इनकम होने के कारण हम उसे एसेट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एसेट में एंट्री किया है डियर स्टूडेंट, एसेट में एंट्री किया तो हमारा ये फायदा हुआ, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय एक्रूड इनकम 200। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री है। कैपिटल एडजस्टमेंट का जो एंट्री है वो हम आफ्टर गेटिंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट करेंगे व्हेन वी आर एक्चुअली गोइंग टू क्लोज आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलो यहां तक बाकी एंट्रीज हो चुका है, खाली लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट का इफेक्ट बाकी है। सो लेट्स गो ऑन क्लोजिंग आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ही बड़ा दिख रहा है, सो क्रेडिट साइड क्लोज कर रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। Credit side is 10,600. The same total I'm going to write it in the debit side 10,600, और यहाँ पे 10,000 ही है, तो उसका मतलब हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 600 का। तो वी हैव 600 का बैलेंसिंग फिगर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में आया इसीलिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। This is revaluation for us. Okay, and any revaluation profit or loss is to be transferred to old partners. So this will be old partners capital account, और old partners का नाम है भावेश and Chandra. So dear students, we are going to distribute 600 to Bhavesh and Chandra in the ratio 3:1. That is their old ratio. ठीक है, so वापस एक बार डिस्ट्रीब्यूशन आया, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ revaluation profit. So let us revaluation profit in the ratio 3:1. Bhavesh and Chandra. ठीक है, so 600 into 3/4 and this will be 600 into 1/4. तो चलो पहले 600 को 4 से डिवाइड करते हैं, and it's going to be 4 1s 4 5s 0s. So this is going to be 150. So 150 into 4 is going 150 into 3 is going to be 450, and 150 into 1 is 150. So आएगा 450 और 150 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो भावेश को मिल रहा है 450 एंड चंद्रा को मिल रहा है 150। ठीक है, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके आएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 450 in the name of Bhavesh and 150 in the name of Chandra. I hope this is clear. ठीक है, चलो उसके बाद नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम नॉर्मल केस में आलिया का कैपिटल क्लोज करते, आलिया का अकाउंट क्लोज करते हैं और आलिया का कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं।
लेकिन ये सब में प्रॉब्लम ये है कि आलिया का कैपिटल कितना है, यही हमें ढूंढना है. दिस इज द क्वेश्चन मार्क. यही तो हमें नहीं पता कि आलिया कैपिटल कितना लेके आएगी. इज दैट क्लियर? सो दिस सम विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें ऑफ भावेश एंड चंद्रा. तो मैं भावेश और चंद्रा का कैपिटल कैलकुलेट करूंगा अभी फिलहाल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है. इज दैट क्लियर? सो लेट मी कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ भावेश एंड चंद्रा. उनका मैं बैलेंस कैलकुलेट करता हूं, लेकिन याद रखना वो बैलेंस में इधर लिखने नहीं वाला हूं. आई एम गोइंग टू डू इट एज अ वर्किंग नोट, क्योंकि यहां पे मुझे एडजस्टेड कैपिटल लिखना है. ठीक है, तो जो भी बैलेंस में कैलकुलेट करूंगा उसको यहां पे नहीं लिख रहा हूं, ये याद रखना है हमें. So let us calculate the balance, but we are not going to write the balance in partners capital account. ठीक है, we are going to calculate it for the purpose of our calculation of alias capital. तो देखो कैसे करते हैं. 32,000, तो जब भी नया पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा कितना लेके आ रहा है, तो किस तरीके से कैलकुलेशन करना, वर्किंग करना, वो हम देख रहे हैं. ठीक है, सो 32,000 है भावेश का कैपिटल. फिर 18,000 उसमें हम ऐड करेंगे, then 15,000 and then 450. तो भावेश का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, यहां पे लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, भावेश के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 65,450. ठीक है, और डेबिट साइड के भावेश का टोटल है 31,500. अगर क्रेडिट में से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो भावेश का कैपिटल अभी कितना है, 33,950 का कैपिटल है भावेश का अभी. बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस कैपिटल ओवर हियर, क्योंकि यहां पे मुझे एडजस्ट करके लिखना है. ये एडजस्टेड नहीं है, ये 33,950 का कैपिटल जो आ रहा है वो एडजस्टेड कैपिटल नहीं है, उसको एडजस्ट करना बाकी है. इसीलिए फिलहाल मैं इसको इधर नहीं लिखने वाला हूं, ये आपको समझना है. ठीक है, देन चंद्रा का कैपिटल, चंद्रा का भी उसी तरीके से कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. चंद्रा के भी क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं. क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 28,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 150. तो चंद्रा के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 39,150 और डेबिट साइड का चंद्रा का अमाउंट है 10,500. सो क्रेडिट में से अगर डेबिट का बैलेंस माइनस किया तो चंद्रा का अभी फिलहाल अनएडजस्टेड कैपिटल आ रहा है 28,650. ये याद रखना, ये अनएडजस्टेड कैपिटल है दोनों का, इसीलिए हम उसे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लिख रहे. मैं बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूं आपको. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों भी कैपिटल हमने कैलकुलेट करके रखे हैं, ये हमको काम आएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन. तो देखते हैं ये सम में हम पार्टनर्स का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे. दैट वी आर गोइंग टू लर्न. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सम एंड एन इंपॉर्टेंट वन, वेयर इन न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा ये हमें दिया नहीं है, एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट. तो वो याद रखना. So let's do the working note for capital adjustment. As you know, when it comes to capital adjustment, the first thing that we have to calculate is new ratio. So let's calculate new ratio. As far as new partner is concerned, Alia's capital, yeah, Alia's share is given to us as 1/5. 1/5 दिया है ना आलिया का शेयर, is equals to 1/5. So if आलिया का शेयर 1/5 है तो फिर रिमेनिंग शेयर कितना होगा. So remaining share is going to be 5 में से 4. So remaining share is going to be 4/5. बराबर है. Then dear students, after getting remaining share, as you know, remaining share is to be distributed among the old partner, Bhavesh and Chandra, in the ratio 3:1. That is their old ratio. So remaining share जो है 4/5 का, so 4/5 का remaining share को हम भावेश को देंगे उसके old ratio में, वो है 3/4 का, और चंद्रा को देंगे उसके old ratio में जो है 1/4 का. अब यहां पे क्या हो रहा है, 4 और 4 कैंसल हो रहा है, यहां पे भी 4 और 4 कैंसल हो रहा है.
So dear student, finally what we are getting is 3/5 and here we are getting is 1/5. ठीक है, तो तीनों को अगर अरेंज करें, भावेश का शेयर आ रहा है 3/5 का, चंद्रा का शेयर आ रहा है 1/5 का, और आलिया का शेयर जो उन्होंने दिया था वो है 1/5. अब यहाँ पे आलिया का शेयर को चेंज करने का जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 5 मैच हो रहा है, एंड हेंस वी कैन से द न्यू रेशियो टू बी इक्वल्स टू 3:1:1. दिस इज व्हाट द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज गोइंग टू बी. ठीक है, 3:1:1. I hope this is clear. This is the first step. Then the second step comes as capital adjustment. That is step number B. ठीक है, अब जहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट का बात है डियर स्टूडेंट्स, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट हमने ये सम में उन पुराने पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के शेयर्स कैलकुलेट किए, कैपिटल कैलकुलेट किए हैं. सो वी विल बी टेकिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आलियास कैपिटल. वो कैसे मैथमेटिकली करेंगे वो हम देखते हैं. सो भावेश कैपिटल, ये अनएडजस्टेड कैपिटल है जो हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल्स टू 33,950, बराबर है. एंड चंद्रास कैपिटल अनएडजस्टेड 28,650 is 28,650. I have drawn a circle. In this circle, I have drawn 5 parts. Now, why I have drawn 5 parts? Because the new ratio is 3:1:1. मतलब टोटल हो रहा है डियर स्टूडेंट 5. इसीलिए ये सर्कल को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, तो देखो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये एक शेयर है, बराबर ना, 5 में से एक. सो दिस इज 5 में से एक शेयर, और ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? नए पार्टनर का. नया पार्टनर आलिया है, तो ये ग्रीन शेयर जो है ये आलिया का कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आलिया का शेयर रिप्रेजेंट कर रहा है. एग्जैक्टली, सो दिस इज आलिया शेयर इन कैपिटल. और ये जो 1 2 3 4 जो 4 सेम कलर के, जो आपके ब्लू कलर के जो पीसेस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स को. तो ये शेयर्स ओल्ड पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओल्ड पार्टनर कौन? भावेश एंड चंद्रा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एग्जैक्टली, सो दिस ग्रीन शेयर इज रिप्रेजेंटिंग आलियास कैपिटल, बराबर है, ये आलिया का कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दिस 4 ब्लू पीसेस आर रिप्रेजेंटिंग भावेश एंड चंद्रास कैपिटल. आई होप दिस इज क्लियर, बराबर है. ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, ये पूरे सर्कल में से हमें आलिया का कैपिटल कितना है वो पता नहीं है, यानी ग्रीन शेयर कितना है वो पता नहीं, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. लेकिन हमें ये टोटल ब्लू शेयर कितना है ये पता है. सो वी नो हाउ मच दिस ब्लू शेयर इज, बराबर. ये देखो ये ब्लू शेयर कितना है टोटल, वी हैव कैलकुलेटेड द कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स. तो टोटल ब्लू शेयर कितना है? 62,600 का है. 600. हाउ मच दिस ब्लू शेयर इज? तो डियर स्टूडेंट, ये जो 4 ब्लू शेयर्स है ये मिलके कितना कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 62,600, बराबर है. सो टोटल शेयर of old partners, total capital share of old partners is equals to 62,600. वो हमने देखा. अब डियर स्टूडेंट 62,600 कितने पीसेस है? 4 पीसेस है, बराबर है कि नहीं? तो फिर एक शेयर कितना? therefore 1 शेयर is equals to कितना रहेगा? तो डियर स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? 62,600 कितने शेयर्स का है? कितने शेयर का कैपिटल है? 62,600. यहाँ पे 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर. तो 4 शेयर का टोटल 62,600 है. तो 1 शेयर कितना, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. डू रिमेंबर डियर स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट 1 शेयर वी हैव टू डिवाइड इट विद 4, क्योंकि ये 62,600 ये 4 पीसेस का टोटल है. ये 4 पीसेस का टोटल 62,600 है.
तो एक शेयर कितना वो कैलकुलेट करने हमें डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. सो आई एम डिवाइडिंग दिस विद 4 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वन शेयर. तो कैसे होगा? 60 to 600 डिवाइड बाय 4 करेंगे. सो डियर शो वन शेयर इज 15,650. तो वन शेयर इन कैपिटल इज इक्वल्स टू 15,650. बराबर आया? ये एक शेयर आया. तो अब तीनों पार्टनर का डियर स्टूडेंट हम लोग कैपिटल का एडजस्टेड कैपिटल लिख रहे हैं. सो देयरफॉर एडजस्टेड कैपिटल लेट अस कैलकुलेट. सो हाउ टू डू द एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेशन नाउ? पहले पार्टनर हमारा है भावेश. अब भावेश के लिए हम क्या करेंगे? तो भावेश को हमको कितना, ये पीस में से भावेश को हमको कितना शेयर देना है? तो देखो भावेश को देना है एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर. देखो भावेश का 3 शेयर का है ना कैपिटल. सो भावेश को 3 शेयर देना है. सो हाउ टू डू दैट? एक शेयर का 15,650 रुपीज है, इंटू 3 करेंगे. तो भावेश को कितना मिल जाएगा? देखो 15,650 इंटू 3. सो भावेश का कैपिटल इज गोइंग टू बी 46,950. देन भावेश के बाद चंद्रा को कितना शेयर देना है? तो 15,650 एक शेयर रिप्रेजेंट करता है. इज दैट क्लियर? और चंद्रा को हमको एक ही शेयर देना है, तो इंटू 1, यानी चंद्रा को मिलेगा 15,650 का ही शेयर चंद्रा को मिलेगा. एंड आलिया का शेयर जो मिसिंग था, दिस वाज मिसिंग, आलिया का शेयर वो कितना है? तो 15,650 का एक शेयर है और आलिया को भी एक ही शेयर देना है. सो इंटू 1, यानी आलिया का भी शेयर ऑफ कैपिटल कितना आएगा? 15,650. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द कैपिटल विच आलिया इज गोइंग टू ब्रिंग. सो आलिया इज गोइंग टू ब्रिंग capital of 15,650. This is the capital adjustment that we have to do. So in order to calculate this capital adjustment, हमने ये सर्कल किया और सर्कल का 5 पीसेस किया था. 5 पीसेस क्यों किया? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारा टोटल शेयर 5 में बांटना है. भावेश को 3 देना है, आलिया को 1 शेयर देना है, चंद्रा को 1 शेयर देना है. इसीलिए हमने वो टोटल सर्कल को 5 पीस में बांटा. ठीक है? उसमें से ये ग्रीन शेयर छोड़ के बाकी का 4 शेयर का टोटल हमें पता था. तो 4 शेयर का टोटल 62,600 था. इसीलिए हमने क्या किया? 4 शेयर का टोटल के बदले हम एक पीस का टोटल कितना है वो कैलकुलेट किया. तो एक पीस का टोटल कितना है? एक पीस का शेयर कितना अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एक पीस का शेयर 15,650 अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब ये हर पीस, ये पीस 15,650 का है, ये पीस 15,650 का है, ये पीस 15,650 का है, ये पीस 15,650 का है और ये ग्रीन पीस भी 15,650 का है, क्योंकि मैंने सबको इक्वल पीस में बांटा था. तो डियर स्टूडेंट हर एक पीस 15,650 रुपीज रिप्रेजेंट कर रहा है. इज दैट क्लियर? तो हमने देखा भावेश को 3 पीस देना है, तो 15,650 इंटू 3 किया, भावेश का शेयर आ गया. देन चंद्रा को एक ही पीस देना है, तो 16,650 इंटू 1 किया, चंद्रा का पीस के बारे में पता चला. और आलिया को भी एक ही पीस देना है, तो 15,650 इंटू 1 किया, हमको आलिया का कैपिटल के बारे में पता चला. एंड दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो नाउ वी have got the adjusted capital of the partners, that is 46,950, 15,650 and 15,650. ठीक है? तो डियर स्टूडेंट लेट अस राइट इट डाउन. एडजस्टेड कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल को हम लास्ट में लिखते हैं टू बैलेंस, कैरिड डाउन लिखते हैं 46,950. ये है भावेश का एडजस्टेड कैपिटल. देन डियर स्टूडेंट 15,650 ये है चंद्रा का एडजस्टेड कैपिटल एंड 15,650 ये है आलिया का एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है? अब डियर स्टूडेंट लेट अस क्लोज द अकाउंट्स. अब अकाउंट क्लोज करेंगे तो जरा चेक करते हैं. इसीलिए हमने देखो पहले टोटल नहीं किया था, क्योंकि पहले क्रेडिट का टोटल बड़ा था, अब हो सकता है डेबिट का टोटल बड़ा है. इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट कैलकुलेटेड it, we have not totaled, we have not written the total when we have calculated it. Okay, so now we are writing the total.
अब मुझे लग रहा है कि डेबिट का टोटल बड़ा है, इसलिए डियर स्टूडेंट आई एम राइटिंग द डेबिट का टोटल फर्स्ट। तो 46,950 प्लस 31,500, तो डेबिट का टोटल आ रहा है 78,450। ये है भावेश का डेबिट का टोटल। और भावेश का क्रेडिट का टोटल देखो इधर है 46,450 है, वो हमने पहले किया था, वही हम वापस लेने वाले हैं। 65,450 भावेश के क्रेडिट का टोटल है। सो लेट अस कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ भावेश। 78,450 में से 65,450 को हमको लेस करना पड़ेगा। 0,008 में से 5 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। सो 13,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। और कौन से साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डियर स्टूडेंट? द बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है अभी। Is that clear? It is not coming on the debit side, it is coming on the credit side. The reason being डेबिट का टोटल बड़ा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है। So I am writing it on the credit side. यहाँ पे लिख रहा हूँ 13,000। So 13,000 is the balancing figure that I am going to get. अब इसको क्या लिखना है वो बाद में देखेंगे। इसको वापस बैलेंस मत लिखना, बाय बैलेंस मत लिखना, क्योंकि बैलेंस ऑलरेडी हमने लिख चुका है। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस दैट वी हैव ऑलरेडी रिटर्न। एडजस्टेड बैलेंस है ये जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फिर इसको क्या लिखेंगे? दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। बराबर है, ये है मैथमेटिकली बैलेंसिंग फिगर। तो इसको क्या लिखेंगे? दैट वी विल बी सीइंग। ओके, सिमिलरली हम चंद्रा का कैलकुलेशन करते हैं। अब चंद्रा में भी देखो 10,500 और 15,650। क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर लेता हूं, सॉरी डेबिट का टोटल करता हूं। 10,500 प्लस 15,650, तो चंद्रा के डेबिट का टोटल आ रहा है, चंद्रा के लिए डेबिट का टोटल आ रहा है अभी 26,150। बराबर है, लेकिन क्रेडिट का टोटल चंद्रा का कितना था? चंद्रा का क्रेडिट का टोटल 39,150 था। तो डियर स्टूडेंट चंद्रा का क्रेडिट साइड बढ़ा है, जैसे भावेश का डेबिट साइड बढ़ा था, चंद्रा का क्रेडिट साइड बढ़ा है। तो चंद्रा के क्रेडिट साइड का टोटल है 39,150, उसमें से मैं डेबिट का टोटल को माइनस कर रहा हूं, तो 0,0,0 और ये 3 और ये 1, 13,000 चंद्रा का भी बैलेंस आ रहा है, लेकिन चंद्रा का जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज हर क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर। तो चंद्रा का क्रेडिट का टोटल है 39,150, वही सेम टोटल मैं डेबिट में लिख रहा हूं 39,150, और बैलेंसिंग फिगर 13,000 का है, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा। सो आई एम राइटिंग इट ऑन द डेबिट साइड। सो फॉर भावेश द बैलेंसिंग फिगर इज 13,000, but it is coming on the credit side, and for Chandra the balancing figure is 13,000, but it is coming on the debit side. So you have to understand that. तो दोनों का बैलेंस अलग-अलग साइड में आ रहा है। Clear with this? Then comes आलिया, और आलिया का तो बहुत इजी है, क्योंकि आलिया का टोटल तो क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, खाली डेबिट में ही है अमाउंट। सो डेबिट का अमाउंट का टोटल पहले लिख रहा हूं 15,650, और वही सेम टोटल क्रेडिट में लिख रहा हूं 15,650, और बैलेंसिंग फिगर भी वही आएगा। तो सेम लाइन में लिख रहा हूं बैलेंसिंग फिगर 15,650। बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हमें लिखना क्या है? एंड फॉर दैट लेट अस रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। देखो क्या बोला है, एक्चुअल कैश इज टू बी पेड ऑफ और बॉट इन बाय द पार्टनर्स फॉर एडजस्टिंग देयर कैपिटल। ए मतलब जो कैपिटल एडजस्टमेंट करना है वो किस में करना है बोला है? कैश में करना है। Is that clear? So what we are going to write this balancing figure as? We will be writing it as buy cash, यानी buy cash भावेश और आलिया के लिए हम लिखेंगे buy cash, और चंद्रा के लिए लिखेंगे to cash. Now what does this means? इसका मीनिंग क्या है जरा समझते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट आया। तो रिजल्ट क्या है ये एडजस्टमेंट का? भावेश को और आलिया को कैश लेके आना पड़ेगा बिजनेस में। सो भावेश और आलिया इज गोइंग टू ब्रिंग मनी इनटू द बिजनेस। भावेश इज गोइंग टू ब्रिंग 13,000 इन द बिजनेस एंड आलिया इज गोइंग टू ब्रिंग 15,650 इन द बिजनेस। तो ये दोनों को कैपिटल लाना पड़ेगा, और चंद्रा का कैपिटल ज्यादा होने के कारण चंद्रा को हम कैपिटल रिटर्न दे देंगे। सो 13,000 का कैपिटल चंद्रा को रिटर्न देना है हमें। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस कैपिटल एडजस्टमेंट। सो चलो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा डियर स्टूडेंट? हमने टू कैश लिखा है, तो कैश बैंक अकाउंट में हम सेकंड इफेक्ट लेके जाएंगे। पहला मैं भावेश और चंद्रा का लेके जा रहा हूं, ये क्रेडिट में है तो इनका सेकंड इफेक्ट डेबिट में आएगा। सो आई एम गोइंग टू टेक द सेकंड इफेक्ट टू डेबिट साइड। तो बैंक के डेबिट में लिख रहा हूं 2,
भावेश कैपिटल, देखो भावेश पैसा लेके आया इसलिए डेबिट में आया, भावेश 13,000 लेके आने वाला है कैपिटल एडजस्टमेंट होने के बाद। और टू आलिया, आलिया कितना कैपिटल लेके आने वाली है, टू आलिया's कैपिटल, सो आलिया इज गोइंग टू ब्रिंग अ कैपिटल ऑफ 15,650। ठीक है, तो भावेश और आलिया दोनों कैपिटल लेके आएंगे और ये जो चंद्रा पार्टनर है उसको हमको कैपिटल देना पड़ेगा, उसका डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड बाय चंद्राज कैपिटल अकाउंट। बराबर है, तो चंद्रा को 13,000 का पेमेंट हमको करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, एंड फाइनली डियर स्टूडेंट, ये जो एडजस्टेड बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है, ये बैलेंस को मैं लायबिलिटी साइड में लेके आ रहा हूं। सो लेट अस राइट डाउन दिस बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ भावेश, ये एडजस्टेड कैपिटल है, देन चंद्रा एंड देन आलिया। ओके, so the adjusted capital of Bhavesh is 46,950, बराबर है, and adjusted capital of Chandra is 15,650 and adjusted capital of Alia is 15,650. Let us total all the three and take it to the outer column. So 46,950 plus 15,650 plus 15,650, so that's going to be 78,250. That is going to be your adjusted capital का total. Clear with this? ये पहले जो कैपिटल आया था ना 33,950 वो अनएडजस्टेड था, और अभी जो कैपिटल भावेश का आया ना 46,950 वो हमने एडजस्ट करके निकाला है। और एडजस्ट करने के लिए भावेश का कैपिटल कम था, इसलिए हमने क्या किया, भावेश से 13,000 रुपया लिया, और यहाँ पे चंद्रा का कैपिटल खाली 15,000 रखना है, जबकि उसका कैपिटल 28,650 का था, तो हमने क्या किया, चंद्रा को कैपिटल रिटर्न किया 13,000 का। एग्जैक्टली। और आलिया तो न्यू पार्टनर है, तो उससे तो कैपिटल लेना ही था, इसलिए आलिया से हमने 15,650 का कैपिटल लिया व्हाइल शी इज एडमिटिंग। क्लियर विद दिस? चलो बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, और बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले हमें अदर अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे। लेट अस क्लोज गुडविल अकाउंट फर्स्ट। सो गुडविल में 15 + 5 दिस विल बी 20,000। गुडविल अकाउंट टैली हो रहा है हमेशा की तरह, ठीक है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट का हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। लेट अस कैलकुलेट बैंक अकाउंट का बैलेंस। बैंक में कितना पैसा आया देखो ड्यूरिंग एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे कितना पैसा आया था हमको, कहां से आया देखो, तो 20,000 हमारे पास था, प्लस 20,000 हमको गुडविल का मिला, प्लस 400 रुपया वो बैड डेट रिकवर हुआ उसका मिला था, 13,000 रुपया भावेश लेके आया एडिशनल कैपिटल, 15,000 रुपया 15,650 आलिया लेके आई एज हर कैपिटल। सो टोटल कैश जो हमारे पास आया था ड्यूरिंग एडमिशन दैट इज 69,050, बराबर है। तो 69,050 इज द टोटल कैश दैट वी हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। लेकिन उसमें से 13,000 रुपया हमने चंद्रा का कैपिटल रिटर्न कर दिया क्योंकि वो एक्सेस में था, इसीलिए लास्ट में हमारे पास बचा 56,050 रुपीज। दिस इज व्हाट इज लेफ्ट विथ अस एट द एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और ये बैलेंस हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। सो वी आर टेकिंग दिस बैलेंस टू बैलेंस शीट एसेट साइड में, ठीक है। चलो लेट अस राइट डाउन बैंक बैलेंस। So bank balance after admission is 56,050. Okay. Now all the accounts are closed and hence we are tallying our balance sheet. So let's go for tallying it. सबसे पहला liability side का total कर रहा हूँ 78,250 plus 20,000 plus 40,000. So the total of liability side is 1,38,250. The same total I am writing it, some total I should get it on the asset side. Let us check. 40,000 plus 12,000 plus 10,000 plus 20,000 plus 200 plus 56,050, and the total of asset side is also 1,38,250. So our balance sheet is tallying after admission of Alia.
I hope this is clear.